हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल्स इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, कल जो हमने पढ़ा था वो हमने नॉलेज ऑफ आईसीटी जो हमारे एक जो टॉपिक दे रखा है हमारे जो सिलेबस में ईएमआरएस होस्टल वार्डन के में, उसमें हमने क्या किया, एक क्लास हम ले चुके हैं आईसीटी के ऊपर। आज हमारी द्वितीय क्लास है, ठीक है। और आज दो क्लास रहने वाली है, एक 11 AM पे जो अभी ठीक है पब्लिश होगी, ठीक है। एक 7 PM पर आपकी आईसीटी की क्लास होगी, ठीक है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की इस हफ्ते क्लास नहीं है, वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। तो गाइस, आज जो हम बता दें, ठीक है, इसका जो हमने जो शेड्यूल बनाया था वो मैंने आपको सब कुछ आपको क्लियर करके दे दिया था पहले ही, ठीक है। आज मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूं। देखिए, एक आधार मैं आपको बता देता हूं। आज हम जो पढ़ेंगे, देखो कल हमने पढ़ा था कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, ठीक है, उसके हमने अनुप्रयोगों को भी पढ़ लिया था। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। यहां अगर मैं डाल दूं कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर के विकास के वर्गीकरण को देखें तो 3 आधार पर हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, ठीक है। 3 आधार पर हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला हार्डवेयर प्रयोग के आधार पर, दूसरा आकार और कार्य के आधार पर, तीसरा कार्य पद्धति के आधार पर, ठीक है, ठीक है। हार्डवेयर प्रयोग के आधार पर मैं आपको बता दूं, इसमें भी बाइफरकेट होता है, ठीक है। पहली पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। यहां लिख देता हूं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी, ठीक है। वही अगर मैं यहां बता दूं आकार और कार्य के आधार पर, यहां पर भी क्या किया जा सकता है, यहां पर भी बाइफरकेशन किया जाता है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, जो दूसरा है वो मिनी कंप्यूटर, ठीक है। और जो तीसरा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो चौथा है वो है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। वही अगर मैं कार्य पद्धति के आधार पर बताऊं तो कार्य पद्धति के आधार पर भी 3 तरह से बाइफरकेट किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर के विकास के आधार पर जो मैंने आपको वर्गीकरण बताया, ठीक है, जो विकास कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, पहला हमने हार्डवेयर के आधार पर, ठीक है, दूसरा हमारा आकार और कार्य के आधार पर, तीसरा कार्य पद्धति के आधार पर। देखो, हार्डवेयर प्रयोग के अगर आधार की हम बात करें तो 5 पीढ़ियों में हमारा जो बटा हुआ है, पहली पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी, जो वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है, ठीक है। आकार और कार्य के आधार पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर भी बाइफरकेट किया गया है, मिनी, माइक्रो, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में, ठीक है।
वहीं अगर कार्य पद्धति के आधार पर मैं आपको बता दूं तो एनालॉग कंप्यूटर हुआ, डिजिटल कंप्यूटर हुआ और हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली पीढ़ी कौन सी है, दूसरी पीढ़ी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है और पांचवी कौन सी है, ये किस सन में हुआ, अब हम इस बारे में पूरा पढ़ेंगे। देखिए कंटेंट से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि कुछ भी कंटेंट हमारे कंटेंट जो एग्जाम का जो क्वेश्चन है हमारे कंटेंट से बाहर ना जाए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखो पहली पीढ़ी के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। पहली पीढ़ी, ठीक है। देखिए पहली पीढ़ी जो सन आई थी, वो जो पहली पीढ़ी वो थी 1940 से लेकर 56 तक, ठीक है। पहली पीढ़ी कब थी, 1940 से लेकर 56 तक। इसमें जो स्विचिंग युक्ति थी, स्विचिंग युक्तियां, पहली पीढ़ी में स्विचिंग युक्तियां कौन सी यूज हुई थी, तो वो हुई थी वैक्यूम ट्यूब की, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सन कौन सी, 1940 से 56। स्विचिंग युक्ति कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। स्टोरेज युक्ति कौन सी थी, स्टोरेज युक्ति वो थी 333 माइक्रोसेकंड में। स्टोरेज जो थी वो थी कौन सी, मैग्नेटिक, कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। और इसकी जो गति थी, ठीक है, वो कौन सी, 333 माइक्रोसेकंड, ठीक है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो भाषा जो प्रयोग की गई थी, ठीक है, इसमें जो भाषा थी वो भाषा थी मशीनी भाषा, मतलब बाइनरी नंबर 01, ठीक है। तो पहली पीढ़ी जो सन थी वो कौन सी थी, 1940 से 56। इसमें जो स्विचिंग युक्ति जो प्रयोग की गई थी वो कौन सी की गई थी, वैक्यूम ट्यूब की। स्टोरेज युक्ति कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम की। गति कौन सी थी, कितनी थी, 333 माइक्रोसेकंड। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। भाषा कौन सी थी, बाइनरी नंबर, ठीक है, 0 और 1। अब मैं आपको बता दूं दूसरी पीढ़ी जो कि 1956 से 63 के बीच आई थी, यहीं की यहीं लिख देता हूं, ठीक, इनको भी बदल देता हूं, ये सेम रहेंगे ये, ठीक है। ठीक है, वर्ष कौन सी थी, वर्ष थी 1956 से 63 तक। इसमें स्विचिंग युक्ति जो थी वो थी ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें जो स्टोरेज युक्ति थी वो कौन सी थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, कौन सी थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो इसकी गति थी वो कितनी थी, 10 माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं आपको बता दूं कौन सी थी, मल्टीबैग, कौन से थे, मल्टीबैग, ठीक है। और रिमेनिंग टाइम शेयरिंग, ठीक है। और इसमें जो भाषा थी वो कौन सी थी, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय,
असेंबली भाषा उच्च स्तरीय। ठीक है, इस जो दूसरी पीढ़ी, ये कौन सी थी? दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 के बीच आई थी। स्विचिंग युक्ति ट्रांजिस्टर थी इसमें। ठीक है, और इसमें स्टोरेज युक्ति थी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। वहीं गति कितनी थी? 10 माइक्रोसेकंड की। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन कौन सा था? मल्टी बैग रिमेनिंग और टाइम शेयरिंग। ठीक है, मल्टी बैग रिमेनिंग एंड टाइम शेयरिंग। ठीक है, अब भाषा कौन सी थी? वो थी असेंबली भाषा उच्च स्तरीय। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। ठीक है, तीसरी पीढ़ी जो आई थी वो आई थी 1964 से 71 तक। इसको सबको इरेज कर देता हूं। 1964 से लेकर 71 तक। ठीक है, वही इसमें क्या किया? स्विचिंग युक्ति के रूप में, ठीक है, आईसी का प्रयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। ठीक है, इसमें जो स्टोरेज युक्ति थी वो कौन सी थी? मैग्नेटिक कोर। और इसकी जो गति थी वो कितनी थी? 100 नैनोसेकंड। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कितना था? वास्तविक समय। कौन सा था? वास्तविक समय, या फिर टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग। और जिसमें जो भाषा थी वो थी कौन सी? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन, कोबोल आदि। ठीक है, जो तीसरी पीढ़ी कौन सी थी? है तीसरी पीढ़ी वर्ष 1964 से 71 के बीच में आती है। ठीक है, इसमें जो स्विचिंग युक्ति थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट थी। स्टोरेज युक्ति की मैग्नेटिक कोर थी। गति 100 नैनोसेकंड थी। और इसमें वास्तविक समय या टाइम शेयरिंग इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? फोर्ट्रॉन और कोबल। ठीक है, तो ये क्या थी? ये तीसरी पीढ़ी थी। अब मैं आपको चौथी पीढ़ी बता दूं। ठीक है, 1971 से लेके वर्तमान तक। ठीक है, 1964 से लेके जो था अभी तक क्या कौन सी चल रही है? चौथी पीढ़ी चल रही है अभी तक। उन्नीस सौ 71 से लेके वर्तमान। ठीक है, इसमें जो स्विचिंग युक्ति है बड़े पैमाने पर कौन से है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड आईसी और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, स्विचिंग युक्ति कौन सी है? या बड़े पैमाने पर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो स्टोरेज युक्ति थी वो है सेमीकंडक्टर। कौन सी? सेमीकंडक्टर मेमोरी, विशिष्टर डिस्क। ठीक है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या थी? इसकी जो गति है वो 300 नैनोसेकंड है। 300 नैनोसेकंड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स है। टाइम शेयरिंग नेटवर्क। टाइम शेयरिंग नेटवर्क। और इसमें जो भाषा है वो कौन सी है?
फोर्ट्रॉन 77, फोर्ट्रॉन 77, ठीक है, फोर्ट्रॉन 77 है, और इसमें पास्कल एडीए है, पास्कल एडीए है, और इसमें कोबोल 74 है, कोबोल 74, ठीक है। कौन सी है ये? चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी कौन सी है? जो कि अभी तक है, ठीक है, वर्तमान समय में चौथी पीढ़ी है, जो कि 1971 से लेकर अभी तक है। इसमें जो जो स्विचिंग युक्ति है वो बड़े पैमाने पर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर है। स्टोरेज युक्ति अगर इसकी बात करें तो सेमीकंडक्टर मेमोरी विचेस्टर डिस्क है, इसकी गति 300 नैनोसेकंड है। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग नेटवर्क है, और भाषा फोर्ट्रॉन 77, पास्कल एडीए और कोबोल 74। इसकी कौन सी है? चौथी पीढ़ी, ठीक है। और हम अब करें पांचवी पीढ़ी की बात, ठीक है, पांचवी पीढ़ी की बात, ठीक है, इसको, ठीक है। पांचवी पीढ़ी है वर्तमान से लेके आगे तक। पांचवी वर्तमान से आगे तक, वर्तमान से आगे। इसमें जो स्विचिंग युक्ति जो प्रयोग की जाती है, ठीक है, वो सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर स्टोरेज युक्ति की बात करूं तो ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर इसकी जो गति है, गति अभी निर्धारित नहीं की गई है। वहीं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, इसकी भाषा अभी निर्धारित नहीं है। तो पांचवी पीढ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान समय से लेकर तक पांचवी पीढ़ी चलेगी। वही इसका मैंने आपको बता दिया स्विचिंग युक्ति क्या है, सबसे बड़े पैमाने पर, ठीक है, आईसी का प्रयोग होगा। स्टोरेज युक्तियों की मैंने आपको बता दी, ऑप्टिकल डिस्क की गति अभी इसका निर्धारण नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में नहीं पता है, गति और बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये पांचवी पीढ़ी है तो बढ़नी तो है ही, ठीक है। ऑप्टिकल सिस्टम की बात करें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अभी है प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये थी हमारे पांचवी यूनिट। अब जो पांचों पीढ़ी बताई, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो क्या थे? हार्डवेयर के आधार पर थे। अब क्या है कि अब हम बताएंगे मिनी फ्रेम हुआ, माइक्रो सुपर कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, इनके बारे में अब हम आपको बताएंगे। देखिए, जो मैं करा रहा हूँ तो आपको बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो जिससे ट्यूटोरियल टीम के साथ बने रहिए, ठीक है। चैनल को आप यार सब्सक्राइब नहीं करवा रहे, ठीक है, लाइक करो। अगर देखो इतना बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आपका भी तो फर्ज बनता है, एक लाइक तो बनता है, जिससे कि क्या मैं मोटिवेट हूँ, मैं मोटिवेटेड रहूँगा तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा रहूँगा, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए ये दे दिया करो, ठीक है, और तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर अभी मैंने बताया था ना कि आकार और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। पहली कौन सी है? माइक्रो अगर कंप्यूटर की बात, इसका विकास है वो 1970 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसमें
क्या है कि सीपीयू में माइक्रो प्रोसेस का उपयोग किया जाने लगा। सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग ठीक है। और इसका जो सर्वप्रथम जो विकास है वो किस कंपनी ने किया था? आईबीएम कंपनी ने विकास किया। आईबीएम कंपनी द्वारा सर्वप्रथम सर्वप्रथम विकास किसने किया? आईबीएम कंपनी ने इसका किया था। और वेरी लार्ज स्केल ठीक है इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? वीएलएसआई। और लार्ज यहाँ लिख देता हूँ वीएलएसआई और यूएलएसआई। देखो वीएलएसआई का मतलब वेरी लार्ज ठीक है स्केल इंटीग्रेशन, वहीं यूएलएसआई का ठीक है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज और ये क्या ठीक है और इसका जो मतलब है वो क्या है? अल्ट्रा लार्ज। यूएलएसआई से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कम ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो क्षमता ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसका जो प्रयोग होता था वो अब प्रयोग कहाँ होता था? घर हो या ऑफिस हो ठीक है, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन इत्यादि अनगिनत क्षेत्रों में क्या किया? इसका उपयोग शुरू हो गया था ठीक है माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचा दिया था। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार बता दूं कौन कौन से है। यहाँ बता देता हूँ आपको प्रकार। ठीक है, प्रकार की अगर हम बात करूं प्रकार ठीक है, प्रकार में मैं आपको बता दूं पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम पीसी बोलते हैं कंप्यूटर ठीक है, दूसरा लैपटॉप हुआ ठीक है, वहीं तीसरा लैपटॉप हुआ ठीक है, वहीं तीसरा वर्क स्टेशन हुआ ठीक है। इसके क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के ये प्रकार है। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर का। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर की। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या है कि ये क्या है कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उनसे तो छोटे रहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बता दूं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे परंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़े, परंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते ठीक है। कौन से? मिनी कंप्यूटर। और इसका जो आविष्कार है ठीक है डीईसी कंपनी है, इसका डीईसी की फुल फॉर्म है मैं आपको बता दूं डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। द्वारा सन 1965 में हुआ। आविष्कार किसने किया? डीईसी कंपनी ने किया। कब किया? 1967 में। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था? एक बेहद ही इम्पोर्टेंट, यहाँ स्टार लगा दीजिए क्योंकि इसका आविष्कार
पूछा जाता है। मिनी कंप्यूटर में इसका ठीक है। और इसमें क्या है कि एक साथ आप क्या है एक साथ कई काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो बड़े ऑफिस में हुआ, कंपनी हुई, मतलब बड़े बड़े कामों में जहाँ एक काम मतलब एक साथ अनेक काम इस पर किए जा सके, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों में इसका प्रयोग होता है। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा जो हमारा था वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा कौन सा था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर में बता दूं, ये आकार में काफी बड़े, आकार में काफी बड़े, ठीक है। इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की जो संख्या है वो अधिक होती है। माइक्रो प्रोसेसर की संख्या अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये सामान्यतः 32 या 64 माइक्रो प्रोसेसर से का उपयोग का प्रयोग होता है। 32 या 64 माइक्रो प्रोसेसर का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर में 32 या 64 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है तो फिर माइक्रो कंप्यूटर में कितने का प्रयोग किया जाता होगा मैं आपको बता दूं। नोट डाल दीजिए यहाँ, ठीक है। 8, 16, 32, 64 बिट। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, चौथा था सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करूं, ये क्या है? सबसे अत्यधिक शक्तिशाली और महंगी, सबसे शक्तिशाली और महंगी, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। अब इसको मैं बता दूं कि क्या है, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता, ठीक है। क्या है इसमें, क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट डाल देता हूँ कि समानांतर प्रोसेसिंग से में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग
को अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न किया जाता है। संपन्न किया जाता है। ठीक है। समानांतर प्रोसेसर में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न किया जाता है। इस पर क्या है कि कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि एक साथ कई व्यक्ति इस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको विकसित किसने किया था, विकसित की अगर मैं बात करता हूं, देखिए विकसित जो किया था वो किया था क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित। ठीक है। और जो उसका जो नाम था वो था क्रेफस। क्या था उसका नाम? क्रेफस। इसका जो क्या था, इसका प्रयोग पेट्रोलियम उद्योग में तेल की खानों का पता लगाने के लिए इसका काम किया जाता है। वही अंतरिक्ष अनुसंधान हुए या मौसम विभाग हुए, ठीक है, या भूगर्भीय सर्वेक्षण हुए, इनमें का क्या है, सुपर कंप्यूटर के में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये था, मैंने आपको पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था 1976 में क्रेव 1 के नाम से। अब बात आती है कि भारत में सुपर कंप्यूटर की क्या वो थी। ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर आया या नहीं आया, अगर आया तो कैसे आया, क्या नाम था, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। ये मैंने क्या है, विश्व स्तरीय चर्चा आपके साथ की है। अब मैं इंडिविजुअली भारत में सुपर कंप्यूटर की आपको एक विश्लेषण कर देता हूँ, ताकि हमारे एग्जाम के लिए एक पूर्ण तैयारी हम कर सकें। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ भारत में सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर नाम क्या था उसका? परम 10,000 का निर्माण पुणे, मतलब पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। पुणे स्थित सेंटर फॉर, यहाँ लग रहा हूँ CDAC। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग, ठीक है, द्वारा 1998 में किया। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग। ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग। ठीक है। तो परम 10,000 का निर्माण जो पुणे स्थित CDAC द्वारा 1998 में किया गया था। वहीं इसकी मैं बता दूं, इसकी गणना क्षमता, ठीक है,
यहाँ लिख देता हूँ दूसरे पॉइंट लगा के। इसकी गणना क्षमता 100 गीगा फ्लॉप यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड। ठीक है, इसके परम 10,000 की गणना क्षमता कितनी थी? 100 गीगा फ्लॉप, या फिर बोला जाए तो 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। ठीक है, इसी तरह सुपर कंप्यूटर विश्व में कुल 5 देश, यहाँ मैं बता देता हूँ, कुल 5 देश अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। देखो, सुपर कंप्यूटर में आपको बता दूं सिर्फ 5 देशों के पास ही सुपर कंप्यूटर है। अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत। देखिए भारत कितनी मजबूत स्थिति है। ठीक है, तो कितने बड़े बड़े, यहाँ तक कि रूस हुआ, ब्रिटेन हुआ, इंग्लैंड हुआ, उनके पास ही सुपर कंप्यूटर नहीं है। लेकिन अमेरिका, जापान, चीन और इजराइल के बाद भारत के पास ही सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है। मतलब देखा जाए तो एक सुपर कंप्यूटर मतलब भारत कितनी उच्च स्तर की तरक्की दिन ब दिन करता जा रहा है। बल्कि 1998 में परम 10,000 नामक पहला सुपर कंप्यूटर भारत में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और अनुपम सीरीज का मैं आपको बता दूं, एक और जो है यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अनुपम सीरीज। ठीक है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क द्वारा जबकि स्पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास ठीक है DRDO द्वारा किया गया। DRDO द्वारा। अब आप कह रहे हो सर ये बार्क क्या है, ये DRDO क्या है? तो बार्क की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। बार्क की फुल फॉर्म है भाभा, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, फिर मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। मैं DRDO की फुल फॉर्म में आपको हिंदी में ही लिख देता हूँ। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। मतलब क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की ये फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये मैंने आपको भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको एक विस्तृत चर्चा दे दी। अब नेक्स्ट सेशन में हम बता देंगे आपको कि CPU क्या था, ठीक है, ALU क्या होता है। मतलब कल जो है हमारे जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है वो सेशन, हमारा जो चैप्टर था वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो कुछ भी टॉपिक रहेंगे वो आने वाले नेक्स्ट
जो वीक आएगा उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपके लिए, आपको लगता है कि हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे मोटिवेशन और हमारी टीम के मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो ज़रूर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा अपने टेलीग्राम आईडी को, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए आप दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।